छात्रों को वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल आशीष सीतापुर में। एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। हम फिजिक्स क्लास 12th का सेशन लेकर चल रहे हैं, जिसके कि हम पार्ट 6 करवा चुके हैं और हम 7वें पार्ट पर आ चुके हैं। इसमें इससे पहले वाले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जा करके न्यू सेशन के वीडियो जो है 6 हमने अपलोड किए, उसको देख सकते हैं। हमने क्या किया है, इससे पहले वाले वीडियो में आवेशन की विधियाँ पढ़ाई है। 3 तरह से आवेशन होता है, एक तो बाई फ्रिक्शन घर्षण के द्वारा, दूसरा चालन के द्वारा बाई कांटेक्ट संपर्क विधि द्वारा, और तीसरा बाई इंडक्शन यानी कि प्रेरण के द्वारा। तीनों हमने अच्छे समझा है। और अब हम आ चुके हैं कूलाम के नियम पर। तो कूलाम के नियम की बात करेंगे, लेकिन उसमें हमको जो है मात्रक और विमा भी निकालनी पड़ेगी। तो इससे पहले हम विमा की ही बात कर लेते हैं कि विमा कौन सी चीज होती है। डायमेंशन को कहते हैं विमा। तो विमा के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। अब ये विमा क्या है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे हमारा क्या होता है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, एक तरफ मात्रक लिखते हैं और एक तरफ विमा समझाने की बात करते हैं। तो द्रव्यमान का मात्रक सबको पता है कि भैया किलोग्राम होता है। सभी बच्चों को मालूम है कि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। द्रव्यमान मतलब जैसे कि आलू लेने जाओगे, प्याज लेने जाओगे, तो सब काहे में तौल करते हो, उसकी किलोग्राम में, केजी में। लेकिन विमा का मतलब क्या, देखो द्रव्यमान को इंग्लिश में लिखते हैं मास। मास मीन्स होता है द्रव्यमान। तो इसी के कैपिटल लेटर को लेकर यहाँ विमा का कैपिटल एम बड़े ब्रैकेट से लिख देते हैं। इसी प्रकार हमारा जैसे हो गई लंबाई। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो मीटर को एम से व्यक्त करते हैं या फिर मीटर लिख दें। तो लंबाई की अंग्रेजी होती है LENGTH यानी लेंथ। तो इसलिए विमा इसको हम बड़े ब्रैकेट से यल से व्यक्त करते हैं। वहीं अगर हम बात करें समय की, तो समय को अंग्रेजी में कहते हैं भैया टाइम, और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो टाइम से इसलिए कैपिटल टी को बड़े ब्रैकेट से बंद करेंगे। तो इस प्रकार से हम ये इस तरीके से हमारी जो है बीमा चलेंगी। वहीं अगर हम बात करें वैद्युत धारा, तो वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, वैद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर होता है, तो एम्पियर होता है, तो इसका जो है कैपिटल ए से लिखा जाता है वैद्युत धारा का। तो इस तरीके से ये हो गई मात्रक और ये हो गई विमा। तो हम छोटी सी सबसे पहले बात करते हैं। जैसे हम बात करें वेग की, वेग हो तो वेग का वेलोसिटी होती है। तो वेलोसिटी मतलब होता है वेग। तो वेग बराबर सूत्र क्या होता है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय, एकांक समय में कितना विस्थापन किया गया है, इसे हम लोग वेग कहते हैं। तो विस्थापन भैया यहाँ पे से कोई वस्तु रखिए, यहाँ से खिसकाओगे इतना, कितना भी खिसकाओगे 1 मीटर 2 मीटर, तो विस्थापन का है। विस्थापन का मात्रक क्या होगा, मीटर, और इसकी विमा क्या होगी, यल। तो अगर हम इसकी विमा लिखना चाहें तो बड़े ब्रैकेट से यल लिखेंगे, और समय, समय का सेकंड यानी टाइम टी, तो यहाँ टी लिखेंगे। अब देखो इसकी भी घात 1 है, इसकी भी घात 1 है। अगर हम इसको ऊपर 1 में मिला के लिखना चाहेंगे तो L1, और टी ऊपर जाएगा तो टी की घात -1। तो ये हो गई हमारी वेग की विमा। इसी प्रकार से वेग हो चाहे चाल हो, चाल भी, चाल क्या होती है, चाल एक, देखो वेग एक सदिश राशि है, वही चाल एक अदिश राशि है। स्पीड, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी को कहते हैं भैया डिस्टेंस, क्या कहते हैं, डिस्टेंस, और समय को कहते हैं टाइम। तो यहाँ देखेंगे दूरी भी मीटर में नापी जाती है, इसलिए L से, और समय भी T से, तो T1। तो इसका भी क्या होगा L1 T की घात -1, नीचे से ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वेग और चाल दोनों की एक ही विमा है और मात्रक भी एक ही रहेगा। विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं और समय टाइम। तो यहाँ पर जो है हम आपको बताते चल रहे हैं धीरे धीरे कुछ मात्रकों की मतलब कुछ सूत्र हैं, उनकी विमाओं पर चर्चा कर रहे हैं। इसको नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर आप जो है नोट कर चुके होंगे, हम बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर वेग का हो गया है। तो वेग के बाद अब हम बात करेंगे किसकी, वेग के बाद में यहाँ पे बात करेंगे त्वरण की। तो आपने पढ़ा होगा त्वरण, त्वरण को एक्सीलरेशन,
एक्सीलरेशन माने त्वरण कहते हैं। त्वरण की परिभाषा आपने छोटी क्लासों में पढ़ी होगी। त्वरण होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो ये क्या है वेग परिवर्तन, मतलब कितने समय में कितना वेग बदल रहा है, उसको कहते हैं त्वरण। तो वेग का मात्रक क्या होता है, वेग का अभी तो हमने करवाया था, वेग की विमा क्या आई थी, एल टी की घात -1 L1 टी की घात -1। समय की फिर से क्या होगी t, तो ऊपर एक में ले जाएंगे तो L1 तो यूं ही रहेगी और t देखो -1, नीचे भी 1 है, ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी, तो -1 माइनस की 2, तो L1 टी की घात -2। तो ये हो गई त्वरण की। वही हम बात करें अगर किसकी, बल की, तो बल का क्या होता है फोर्स। बल इक्वल टू क्या होगा, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, F इक्वल टू ma, ये पढ़ा होगा, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो यहाँ पे हमको निकालनी है विमा। तो बल देखो, द्रव्यमान की विमा क्या होगी, कैपिटल M मास, त्वरण की कितनी होगी L1 टी की घात -2, यहाँ तो 1 ही रहेगी, तो एक में मिला के लिखेंगे जब इसको हम, तो ये हो जाएगी m1 L1 और टी की घात कितना, टी की घात -2, ml टी की घात -2 या m1 L1 टी की घात -2। तो ये देखिए त्वरण की हो गई और बल की हो गई। हमने यहाँ पे चर्चा कर ली है बल की। तो अब हम लोग बढ़ेंगे कुछ आवेश की, अगर देखना चाहें यहाँ पर तो इसको जो है इरेज करते हैं और आवेश की लिखते हैं यहाँ पर। तो आवेश की देख लीजिए, इसको नोट कर लेना वीडियो रोकने के बाद। आवेश की देखो, आवेश चार्ज जिसके बारे में आप पढ़ भी चुके हैं। तो आवेश बराबर क्या होता है, Q बराबर I इंटू टी, यानी धारा गुणे समय। Q बराबर आई टी, यहाँ पे फार्मूला लगाया हमने, Q बराबर I इंटू टी, आवेश बराबर धारा गुणे समय। तो यहाँ पे धारा का हमने क्या आपको बताया है अभी, वैद्युत धारा एम्पियर A और समय का T। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा A1 और T1। तो इसको भी याद रखना। अब हम बढ़ते हैं, ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे बीमा पर, अब सीधे हम डायरेक्टली बढ़ते हैं कहाँ, अब बढ़ रहे हैं अपने कूलाम के नियम पर। तो अब आते हैं टॉपिक पर। ये थे कुछ जानकारी, अब आपको दिक्कत नहीं होगी किसी प्रकार की। तो बढ़ते रहिए, आप लगातार बने रहिए यूट्यूब चैनल पर, कोई घबराने की बात नहीं। जो भी स्टूडेंट देख रहा है वीडियो को अच्छे से देखता रहे, लाल लाली जो भी देख रहा है यहाँ पे। तो हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट, कूलाम का नियम। ये फिजिक्स क्लास 12th में जो कूलाम का नियम होता है, COULOMBS, कूलम्स लॉ। तो ये जो है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। न्यूटन साहब के बाद में कूलाम साहब आए थे। कूलाम साहब का पूरा नाम था सर जॉर्ज अगस्ते। ये वैज्ञानिक का नाम था सर जॉर्ज अगस्ते। 1785 ईस्वी में ये थे, इन्होंने अपना नियम दिया था कूलाम का नियम। तो वही न्यूटन साहब इससे पहले आए थे। न्यूटन साहब, और न्यूटन साहब से तुमको पहले थोड़ा मिलवाते हैं। मान ले तो ये भैया है न्यूटन साहब हैं, और इन न्यूटन साहब के पास बहुत माइंड है। इन्होंने बता दिया था कि अगर कोई दो पिंड है, एक द्रव्यमान m1 है, दूसरे एक द्रव्यमान m2 है, इनके बीच की दूरी r है, तो इन्होंने क्या बताया था कि इनके बीच में जो आकर्षण का बल लगता है, केवल और केवल कौन सा बल लगता है, आकर्षण का। दो पिंडों के बीच की दूरी अगर स्मॉल r हो, चाहे वो पृथ्वी से सूर्य के बीच हो, पृथ्वी से चंद्रमा के बीच हो, या अन्य ग्रहों के बीच, तो ये जो बल लगता है आकर्षण का लगता है, लेकिन ये इतना प्रबल नहीं होता। ये प्रकृति का सबसे दुर्बल बल है, लेकिन बहुत दूरी तक, लंबी दूरी तक ये लगता है। लंबी दूरी तक लगने वाला ये बल है। ये किसी को आकर्षण सिर्फ करता है, प्रतिकर्षण नहीं करता। तो इन्होंने बताया था कि जो बल होता है दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। और जब दोनों मिला के लिखा गया तो आया था m1 m2 अपान r²। और फिर जब इसको किया गया तो ये आया कितना, यहाँ पे समानुपाती g नियतांक लगाया गया, m1 m2 अपान r², जहाँ g गुरुत्वाकर्षण नियतांक था, जिसका मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे
किलोग्राम स्क्वायर, ये इसका मान है। अच्छा दिख नहीं रहा होगा, चलो दिखा देते हैं, ये है आपका मान 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। फिर से आ जाइए अपने ही उसमें। तो ये न्यूटन साहब थे, न्यूटन साहब ने बताया। सेम वैसे ही कूलाम साहब ने भी बताया। कूलाम साहब ने क्या किया, कूलाम साहब थे इनके बाद आए, बच्चे थे बिल्कुल। इन्होंने क्या देखा, इन्होंने कहा कि जो दो आवेश है, Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r है। तो इन्होंने कहा कि इनके बीच में दो प्रकार का बल कार्य कर सकता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण भी। क्यों, क्योंकि जब इस पर प्लस और इस पर प्लस होगा तो दोनों प्रतिकर्षण करेंगे, दूर भगाएंगे। दोनों पर माइनस होगा तो भी प्रतिकर्षण करेंगे, एक पर प्लस एक पर माइनस होगा तो आकर्षण करेंगे। तो इन्होंने सीधा कहा कि इन्होंने भी कह दिया कि दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, और क्या कहा, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी दोनों के नियम व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। और इसको जब मिला के लिखा गया तो आया था यहाँ पे a और Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। आगे चल के इसको जब है और डिस्क्राइब किया गया तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, और इसका जो है मान भी दिया गया 9 × 10⁹। तो ये हुई कुछ चर्चा कूलाम साहब की, जिनका पूरा नाम सर जॉर्ज अगस्ते कूलाम था। 1785 ईस्वी की बात है। तो आइए चलते हैं कूलाम साहब की तरफ और कूलाम का नियम लिखते हैं। अब आते हैं कूलाम के नियम। तो कूलाम ने क्या बताया, वैज्ञानिक कूलाम जी ने यही बताया कि अगर दो आवेश हैं, एक Q1 है और दूसरा Q2 आवेश है, दोनों के बीच की दूरी स्मॉल r है, यहाँ पर जो बल लगेगा वो आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो, तो वो फिर कैसे लगेगा, देखो इधर लिख देते हैं। जहाँ Q1 और Q2 क्या है, स्थिर आवेश हैं, ये स्थिर आवेश हैं, ये रुके हुए हैं, गतिमान नहीं। अभी हम लोग स्थिर वैद्युतिकी ही पढ़ रहे हैं। और जो r है वो दो आवेशों के बीच की अल्प दूरी है, दो आवेशों के बीच की अल्प दूरी है। तो लिखते हैं कैसे, यहाँ पे लिखेंगे, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, देखो एक समय पर एक ही बल लगेगा। अथवा शब्द का प्रयोग किया गया, या तो आकर्षण लगेगा या तो प्रतिकर्षण, या तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा या तो रिपल फोर्स लगेगा। तो नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों, शर्त है बशर्ते दोनों स्थिर रहने चाहिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के, मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी के वर्ग के, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होता है। इसे कूलाम का नियम कहते हैं, इट इज कॉल्ड कूलम्स लॉ। तो देखो F समानुपाती किसके, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती, Q1 × Q2 समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण क्या होगी, उनके बीच की दूरी के वर्ग के, दूरी कितनी, स्मॉल r, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हम लोग क्या प्राप्त करेंगे समीकरण 1 व 2 से, F समानुपाती Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा, जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे एक नियतांक लगाएंगे a, Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे विशेष प्रयोगों के आधार पर, विशेष प्रयोगों के आधार पर क्या निकला, विशेष प्रयोगों के आधार पर a = 1/4πε0, और इसका मान दिया गया 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, ये इसका मान रहा।
तो यहाँ पर मान रखते हैं तो क्या आ जाएगा, F इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये रहा। और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो ये कूलाम साहब ने बल दिया आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का, और एक सदिश राशि होती है। बल तो एक सदिश राशि सबको पता है। ये है कूलाम का नियम, इसको आप नोट करिए। बढ़ते हैं थोड़ा आगे, नोट कर लिया होगा। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, देखो इतना तो हो गया। अब समस्या आपकी ये होगी कि आप जानते होंगे ये चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, ये दूरी हो गई, ये बल हो गया, ये नियतांक हो गया, लेकिन आपके समझ में ये नहीं आ रहा होगा 1/4πε0। इसमें 4π सर क्या है, ε0 क्या है, तो इस पर चर्चा थोड़ी देर करते हैं, 2 मिनट का समय लेते हुए। देखो कूलाम साहब ने नियम दे दिया, क्या नियम दिया भैया, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और बल का मात्रक न्यूटन। ये हो गया भैया। अब समस्या कहाँ है, 1/4πε0 का मान भी दे दिया 9×10⁹ और न्यूटन मीटर स्क्वायर और बटे कूलाम स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ पे देखो ε0 क्या है, ε0 जो है वो निर्वात वायु या निर्वात, चाहे हवा कह लीजिए, हवा या वायु लिख लेते हैं इसको, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी, ठीक। तो विद्युतशीलता, और इसका मान कितना होता है 8.854, लेकिन 4 लिखते नहीं 3 अंकों तक, तो 85 × 10⁻12। अब देखो इसका मात्रक कैसे निकालेंगे, इसका मात्रक निकालना है ε0 का। देखो 4π तो विमाहीन है, ये 4π जो है वो विमाहीन है, इसका ना तो मात्रक होता ना तो विमा, तो ये तो विमाहीन होगा। ε0 को यहाँ रख लेंगे, तो अगर मात्रक की चर्चा करें तो ε0 यहाँ रख लेंगे, तो यहाँ तो ये तो विमाहीन है 1/4π, तो यहाँ आएगा F बटे में चला आएगा ये वाला, और यहाँ रहेगा Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो इसका बेस का मात्रक कूलाम, इसका भी कूलाम, तो कूलाम स्क्वायर, यहाँ इसका न्यूटन और इसका दूरी का मीटर स्क्वायर, तो इसलिए इसका मात्रक निकल के कितना आया, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये ε0 का आ गया मात्रक। अगर मैं विमा की बात करूं, ε0 की विमा, ε0 यानी ε0 इसको बोलते हैं, ε0। ε0 की विमा, अगर विमा बात करें तो किससे विमा निकालेंगे, ऐसे ही देखो ε0 बराबर Q1 और Q2 की, यानी Q1 की विमा, ऐसे फार्मूला लिख लेते हैं इसको, Q1 × Q2 अपान R स्क्वायर। तो Q1 की विमा क्या होगी, आवेश की विमा हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। आवेश की विमा क्या होती है, AT, और दूरी की विमा तो मीटर में L2 हो जाएगी, और बल की विमा पहले पढ़ा चुके हैं अभी, mL/-2 या m1L1T/-2, और इसको A1T1 भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली रखते हैं, Q1 का भाई A1T1, Q2 का भी A1T1, और नीचे आएंगे तो बल की हो जाएगी m1L1T/-2, और दूरी की मीटर यानी L लेंथ कितनी बार, 2 बार। जब इसको एक में मिक्स करके लिखेंगे तो देखो m ऊपर जाएगा तो m⁻⁻1, L के कितने हो गए, 2 और 1 3, तो ऊपर जाएगा तो L⁻3। T देखो 2 जने ऊपर है, नीचे से -2 जाएगा, तो -2 और ऊपर 2, तो 2 कितने हो जाएंगे, T के 4, और 1 के तो ऊपर 2 ही हैं। तो इस प्रकार से बीमा कितनी हो जाएगी, इस तरीके से बीमा जो है हमारी आ चुकी है, कितनी, ये हुई हमारी बीमा m-1 L-3 T⁴ और A⁴ ये हो गई हमारी ये वैद्युतशीलता, जो निर्वात की विद्युतशीलता है या वैद्युतशीलता है, उसकी बीमा हमारे सामने है, और उसका मात्रक भी कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसको जो है नोट करिए। बढ़ते हैं थोड़ा आगे, और उसमें हम चर्चा करेंगे परावैद्युतांक की, डाइलेक्ट्रिक की, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं और आगे बात करेंगे परावैद्युतांक की। किसकी बात करेंगे, परावैद्युतांक की। देखिए माध्यम बदलने पर जो है कूलाम के बल का मान बदल जाता है। कैसे बदलता है चर्चा करेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पे घबराएंगे नहीं,
यहाँ पे लिखेंगे परावैद्युतांक। परावैद्युतांक की बात करेंगे। परावैद्युतांक मतलब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। परावैद्युतांक मतलब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक। देखो माध्यम बदलने पर बल का मान बदल जाता है। यहां लिखेंगे पॉइंट कि माध्यम बदलने पर कूलामीय बल का मान बदल जाता है। बदल जाता है कैसे? देखो यदि माध्यम वायु या निर्वात रहेगा, वायु या निर्वात, तो वहां पे बल का मान जो है सर्वाधिक बल कार्य करेगा। माध्यम क्या रहेगा? माध्यम वायु या निर्वात रहेगी। अगर वायु या निर्वात रहेगी तो वहां पे कूलामीय बल का मान, कूलामीय बल जो होगा वो कैसा होगा? सर्वाधिक होगा, सबसे ज्यादा लगेगा। अभी जो कूलाम का नियम पढ़ाया था उसमें जो माध्यम था वो वायु या निर्वात ही थी, जिसके लिए के का मान 1 हमने रखा था। फिर माध्यम, अगर माध्यम मीडियम चेंज करोगे, मीडियम ले आओगे कौन सा? कुचालक। कुचालक लाओगे तो कुचालक को लाने से कूलामी बल का मान अपेक्षाकृत कम हो जाता है। कूलामीय बल का मान, कूलामीय बल का मान अपेक्षाकृत कम हो जाता है, कम हो जाता है। अब देखो समझिए, थोड़ा समझ लीजिए इसको कैसे। जैसे कि वायु या निर्वात है तो वहां पे सबसे ज्यादा बल लगेगा क्योंकि उनके बीच में कोई माध्यम ऐसा नहीं जो उनको कांटेक्ट में ला दे, टच करा दे। कुचालक लाओगे तो भी टच नहीं करने देगा, तो उसमें जो है थोड़ा सा कम पड़ जाएगा। और अगर बिल्कुल से आप सुचालक माध्यम को ले आते हैं और एक आपके पास प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, तो अगर सुचालक माध्यम लाएंगे तो टच हो जाएंगे तो प्लस माइनस मिल करके न्यूट्रल हो जाएंगे, तो उनके बीच कोई बल कार्य ही नहीं कर पाएगा। इसलिए सुचालक माध्यम होने पर अगर माध्यम कैसा हुआ, अगर माध्यम सुचालक हुआ तो क्या होगा? तो कूलामीय बल का मान 0 हो जाएगा। कूलामीय बल का मान 0 हो जाएगा। इसको जो है नोट करिए। अब बात करेंगे आगे चर्चा करेंगे परावैद्युतांक के परिभाषा के बारे में और इसके सूत्र के बारे में। इसको नोट कर लीजिए, वीडियो बैक करके भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर परावैद्युतांक, दूसरा नाम इसका आपेक्षिक वैद्युतशीलता, आपेक्षिक वैद्युतशीलता इसी का नाम है। अगर आपेक्षिक वैद्युतशीलता पूछता है तब भी आप यही कहेंगे कि परावैद्युतांक पूछा जा रहा है। और वहीं अगर विशिष्ट परावैद्युतांक की बात की जाए, विशिष्ट परावैद्युतांक, विशिष्ट परावैद्युतांक तो स्पेसिफिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो भी वहीं पे परावैद्युतांक रहेगा। अब देखो परावैद्युतांक को किससे प्रदर्शित करेंगे? परावैद्युतांक को इप्सिलॉन आर यानी रिलेटिव जो है इसको कह सकते हैं इप्सिलॉन नॉट। तो ई आर जो दिया परावैद्युतांक, इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? निर्वात या वायु में आवेशों के मध्य लगने वाला, आवेशों के मध्य लगने वाला बल, लगने वाला बल। निर्वात या वायु में आवेशों के मध्य लगने वाला बल। और माध्यम में देखो, जब कोई माध्यम होगा, सुचालक हो, कुचालक हो या और कोई माध्यम हो, जल हो, कांच हो, तो माध्यम में आवेशों के मध्य लगने वाला, आवेशों के मध्य लगने वाला बल, लगने वाला बल। देखो निर्वात या वायु में आवेशों के मध्य लगने वाला बल तथा माध्यम में आवेशों के मध्य लगने वाले बल के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। अब देखो निर्वात या वायु में आवेशों के मध्य लगने वाला बल F हो गया, यहाँ पे V लिख सकते हैं, FV भी लिख सकते हैं। V माने वैक्यूम होता है, वैक्यूम माने जो होता है निर्वात, वैक्यूम माने इसको कहते हैं भैया निर्वात।
ठीक। और यहाँ पे एफ एम, एम मतलब मीडियम, तो मीडियम मतलब क्या होता है, माध्यम होता है, मीडियम मतलब माध्यम होता है, बिल्कुल सही सुना। तो ये आ गया एक फार्मूला, इसको या तो केवल एफ रख सकते हो आप, कोई दिक्कत से नहीं होती है, तो वी रखिए, कोई जैसे आपको याद हो जाए वैसे रखिए। अब हम फार्मूले से इसको जो है निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे, देखो जब निर्वात वाला पढ़ा था, एफ निर्वात, निर्वात को जो है वी से ही दिखा रहे हैं, तो अभी आपने क्या लिखा था, 1/4 साला नाट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। और अगर हम इसको माध्यम में करें तो 1/4, तो ये था निर्वात की वैद्युतशीलता, माध्यम की क्या होगी, केवल इफ्साला, और यहाँ पे इफ्साला नाट है, तो ये केवल इफ्साइलन होगी, और यहाँ Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। जैसे ही भाग करेंगे समीकरण 1 और बटे समीकरण 2, तो यहाँ पर क्या होगा, एफ वी अपान एफ एम, और इधर क्या होगा 1/4 साला नाट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, और नीचे 1/4 साला यानी इप्सिलॉन और Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ये इससे भचीड़ हो गया, तो इधर कितना आएगा 1/4 साला नाट इंटू ये वाला पूरा ऊपर चला जाएगा 4 सालन, और एक नीचे रहेगा, तो 4 से 4 ये भी कैंसिल होगा, कितना आया इफ्साला बटे इफ्साला नाट। इधर क्या आया, एफ वी एफ वैक्यूम में निर्वात और एफ माध्यम बराबर इप्सिलॉन और बटे इप्सिलॉन 0। देखो एफ वी बटे एफ एम कितना होता है ई आर, तो कितना आएगा ई आर, तो ई आर बराबर दो फार्मूले एक में ही बन गए। हम इप्सिला आर इक्वल टू एक फार्मूला लिख सकते हैं इप्सिला बटे इप्सिला नॉट ये वाला, और एक लिख सकते हैं इप्सिला आर बराबर एफ वी बटे एफ एम। तो देखो अगर मुझे बल दिए होंगे, बल वाला कोई न्यूमेरिकल आएगा तो मैं ये फार्मूला यूज करूंगा, ये निर्वात में लगने वाला बल है, माध्यम में लगने वाला बल है। अगर कहीं पे न्यूमेरिकल ऐसा आता है कि माध्यम की वैद्युतशीलता दी होगी, निर्वात की दी होगी, तो परावैद्युतांक निकाल लेंगे, परावैद्युतांक दिया होगा, निर्वात की दी होगी तो माध्यम की वैद्युतशीलता निकाल लेंगे। यानी वैद्युतशीलता वाले प्रश्न आएंगे तो मैं इस वाले से करूंगा फार्मूले से, और अगर बल भी दिए हैं तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो अगर इस तरीके का परावैद्युतांक नहीं दिया होता, 4 वाला आता, तो फिर इतना केवल लगा सकते हैं, इतने से भी मान सकते हैं, यहाँ भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए, आपको वीडियो बेहतर लगेगी यदि आप पूरा वीडियो देखेंगे, लास्ट तक बने रहेंगे, हम आपके लिए सदैव मेहनत करते रहेंगे। बढ़ते हैं आगे, अब इसको नोट करिए। आइए आगे चर्चा को बढ़ाते हुए लिखते हैं परावैद्युतांक का कुछ मान लिखते हैं, इसे आप जो है लिख लेना। यहाँ पे थोड़ा सा दोनों न्यूमेरिकल लिख देते हैं, दोनों न्यूमेरिकल। यहाँ पे सूत्र ई आर इक्वल टू एक तो एफ वी बटे एफ एम और एक आया था इप्सिला बटे इप्सिला नॉट। तो यहाँ पे जहाँ इप्सिलॉन को कहते हैं भाई माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता या वैद्युतशीलता कुछ भी कह सकते हो। इप्सिला नॉट निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता, और इप्सिला क्या है परावैद्युतांक, परावैद्युतांक या अपेक्षिक वैद्युतशीलता या फिर विशिष्ट परावैद्युतांक। और एफ भी तो जानते हैं आप, निर्वात में लगने वाला बल, निर्वात में लगने वाला बल, और एफ एम माध्यम में लगने वाला बल, माध्यम में लगने वाला बल। इसे छोड़िए, आप बात करते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर परावैद्युतांक का मान, परावैद्युतांक का मान या अपेक्षिक वैद्युतशीलता का मान। एक सारणी आपको बना रहे हैं, कभी कभी जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बोर्ड पूछ लेता है तो वहां पर जो है एक सारणी बना देते हैं। एक बात याद रखिए, जो कुचालक पदार्थ होते हैं उन्हीं को परावैद्युतांक कहा जाता है। कुचालक पदार्थों को, कुचालक पदार्थों को क्या कहा जाता है परावैद्युतांक। और यहाँ पर एक सारणी बना लेते हैं, एक मिनट, ये सारणी बना लिया, और इधर रहेगा माध्यम मीडियम, और इधर रहेगी आपेक्षिक वैद्युतशीलता या कह लीजिए परावैद्युतांक, वैद्युतशीलता इप्सिला आर। तो
तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हवा या निर्वात की, तो हवा या निर्वात की गतिशीलता 1.000 करके होती है ये 8। तो यहाँ पे हम सीधा कितना मान लेते हैं, लगभग 1। वहीं मैं अगर बात करूँ किसकी, बात करूँ मैं कांच की, तो कांच का होता है 5 या 10, 5 या 10। वहीं मैं अगर बात करूँ किसकी, सुचालक पदार्थों की, सुचालक पदार्थों, तो सुचालक पदार्थों की या सुचालक पदार्थ, सुचालक पदार्थ का होता है अनंत, इप्सिलॉन कितना होता है मान, अनंत। वहीं मैं अगर बात करूं आसुत जल की, आसुत जल डिस्टिल वाटर की, तो डिस्टिल वाटर उसका होता है भैया 80 या कहीं कहीं 81 भी होता है, लेकिन ज़्यादातर किसको लिखते हैं, 80 को, 80 या 81। तो ये थी कोई सारणी, इसको भी आप जो है नोट कर लीजिए। ये सारा कुछ हम इम्पॉर्टेंट पढ़ा रहे हैं, आप लगातार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। अगर आप ये सब नहीं भी करते हैं तो आप पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों तक दोस्तों को भी जोड़िए। अच्छी सी मेहनत करिए, लगन के साथ पढ़िए। कोई दिक्कत होती है कमेंट करिए, नंबर भी हमारा दिया हुआ होता है, आप उस पर जाके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या जो भी आपको दिक्कत हो। ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो कैसा आप लोगों को लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। अगर आप कमेंट कर देते हैं तो हमारा मन खुश होता है और हम और मेहनत करने की सोचते हैं और अच्छा वीडियो और रेगुलर वीडियो दे पाएंगे यदि आप लोग कमेंट कर देंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो पढ़ लेते हैं, कमेंट नहीं करते। कमेंट करने से शायद उनका समय बर्बाद होता होगा, तो मत करना, पढ़ते रहिए आप। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो जो है काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आपके दिमाग का उल्लंघन शायद हो जाए ज़्यादा देर तक पढ़ने से। मैं अगली चर्चा अगले वीडियो में करूँगा, पार्ट 8 लेकर के आऊँगा और उसमें मैं कूलाम का सदिश निरूपण बताऊँगा, जो भी बोरी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।